औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हम आज सलम का स्टैंडर्ड करेंगे। सलम, जिसको सलफ भी कहते हैं, सलम भी कहते हैं, सलफ भी कहते हैं, ये दो नाम राइज हैं हमारे यहाँ फिक्र में। तो सबसे पहले तो इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ कि सलम उस उधार के सौदे को कहते हैं, उस उधार के बदले किसी चीज को फरोख्त करने को कहते हैं, जिसमें जो पेमेंट की अदायगी है वो नकद होती है, कैश की सूरत में होती है, और जो सब्जेक्ट मैटर है वो डेफर्ड होता है। अगर आपको मुराबाहा याद हो तो मुराबाहा इसके बिल्कुल बरक्स है। मुराबाहा में पेमेंट पहले होती है और जो सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी है वो बाद में होती है। यहाँ पर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो मुराबाहा है वहां पर सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी पहले होती है और उसकी कीमत की जो पेमेंट है वो बाद में होती है, जो उसकी प्राइस की पेमेंट है वो बाद में होती है। सलम इसके बिल्कुल बरक्स है। सलम में पहले पेमेंट होती है और उस उन गुड्स की डिलीवरी बाद में होती है। तो जिस प्राइस को कहते हैं, जो प्राइस यहाँ सलम में तय होती है उसको रासुल माल कहा जाता है। और जिस सब्जेक्ट मैटर को बाद में डिलीवर किया जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट मैटर होगा उसका, उसको कहते हैं मुस्लम फी, मुस्लम फी ही। और फरोख्त करने वाले को मुस्लम इलैह कहते हैं। जो बंदा बेच रहा है उसको कहते हैं मुस्लम इलैह। और बेचने वाले को मुस्लिम या रब्बुस सलम कहते हैं। ये अल्फाज जहन में बिठा लीजिएगा कि जो बेच रहा है, फरोख्त कर रहा है, उसको कहते हैं मुस्लिम इलैह। और जो बंदा खरीद रहा है, रब्बुस सलम कहता है उसको, यानी सलम का जो असल ऑनर है वो खरीदने वाला होता है। तो उसको रब्बुस सलम, रब अरबी में मालिक को कहते हैं। तो रब्बुस सलम का मतलब हुआ सलम का असल मालिक, या जो उसको ऑन करता है उसको रब्बुस सलम कहता है। और जिस सब्जेक्ट मैटर को सलम में बेचा जाता है या खरीदा जाता है उसको मुस्लिम फी कहते हैं, मुस्लिम फी ही या मुस्लिम फी कहते हैं। तो ये चीजें अपने जहन में आप बिठा लें। तो इसका थोड़ा सा आपको अगर बैकग्राउंड दूं तो ये जो सलम का लफ्ज है ये बेसिकली कहते ही उस सूरत में है जहां पर जिसको कहते हैं ना कि इसमें पहले अदायगी की जाती है, इसमें अदायगी पहले होती है। तो इसलिए इसको सलम कहते हैं, यानी अरबी जबान में पहले अदायगी करने को सलम कहते हैं। इसको सलफ भी कहते हैं। सलफ भी सलफ, अगर आपने लफ्ज सुना हो सलफ, आप कहते हैं कि हमारे असलाफ ने ये किया, हमारे बुजुर्गों ने ये किया या सलफ ने किया। तो सलफ से मुराद पहले, यानी इसमें जिसको कहते हैं ना कि पहले अदा कर देना, अगर इसको सलम के तनाजुर में आप कहें तो पहले अदा कर देना, इसको सलफ कहते हैं। सलफ और सलम ये दोनों माना यहाँ पर हमारे यहाँ फिक्र में राइज है। अब जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है कि इसकी इजाजत बाकायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, कि जिसमें जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर मदीना में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं सलम की बेसिस पर, जिसमें खजूरों का मामला पहले कर देते हैं और पेमेंट पहले कर देते हैं और खजूरें बाद में डिलीवर की जाती हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बाकी रखा। हाँ, उन्होंने बस तरमीम ये की कि उससे पहले एक पर्टिकुलर बाग का या एक पर्टिकुलर खेत का सलम किया जाता था। मतलब ये कहा जाता था कि इस बाग में जितनी खजूरों की प्रोडक्शन होगी वो इतने में मैं खरीदता हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, क्योंकि एक स्पेसिफिक बाग की अगर आप सलम करते हैं तो उसमें गरर का है, उनसर है, क्योंकि उस बाग से कितनी पैदावार होती है यू डोंट नो। आपको अभी से पता नहीं है कि उस बाग में कितनी पैदावार होगी, होगी भी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी इसका आपको इल्म नहीं है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब सलम करें तो उसका जो
जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो पहले से डिटरमिन करें, उसका पैमाना और वजन पहले से मालूम कि किन खजूरों के लिए आप सलम कर रहे हैं, और उन खजूरों का वजन क्या होगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, ये आप पहले से तय कर लें। तो अगर उस बाग से उतनी प्रोडक्शन हो जाए तो ठीक है, और अगर उससे कम होगी तो जो सेलर है वो कहीं और से भी अरेंज करके उसको पूरा कर लेगा। ठीक है, ये ओवरऑल आप समझ लें कि सलम का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। हाँ, कुरान में भी एक आयत है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सलम के बारे में है, जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में जिक्र है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह। ये वो आयत है जिसमें मामले को लिखने का जिक्र है, कि जिसमें फरमाया गया कि जब तुम किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए कोई उधार का मामला करो तो इसको लिख लिया करो। तो ये एक बहुत ही अहम आयत है जिसमें जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डेफर्ड बेसिस पे, चाहे प्राइस डेफर्ड हो चाहे सब्जेक्ट मैटर डेफर हो, तो वहां पर उस सूरत में लिखने का हुक्म आया। तो इस पर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इसमें इरशाद फरमाते हैं कि ये जो आयत है ये दर हकीकत सलम के बारे में उतरी है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आपको ब्रीफ मैंने किया कि सलम की क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी शरई दलील क्या है, इसकी मशरूयत की दलील क्या है। अब इन्हीं बातों की रोशनी में हम स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं। दिस स्टैंडर्ड कवर्स सलम एंड पैरेलल सलम ट्रांजैक्शंस वेदर द इंस्टीट्यूशन इज द बायर और द सेलर। कि ये स्टैंडर्ड सलम और पैरेलल सलम को कवर करता है, चाहे इंस्टीट्यूशन, चाहे बैंक बायर का किरदार अदा करे, चाहे सेलर का किरदार अदा करे। एंड इशूइंग सलम सुकूक, और अगर आप सुकूक इशू करना चाहें सलम की बेसिस पर तो किस तरह से कर सकते हैं। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट कवर इस्तिस्ना बिकॉज द लेटर इज कवर्ड बाय सेपरेट स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड इस्तिस्ना को कवर नहीं करता। इस्तिस्ना और सलम में काफी कदरे मुश्तरक हैं, तो वो इंशाल्लाह हम इस्तिस्ना में डिटेल में करेंगे। लेकिन फिल वक्त आपको ये बताया जा रहा है कि ये स्टैंडर्ड इस्तिस्ना को कवर नहीं करता, इस्तिस्ना के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम की। जो सलम का अक्ट है उसके बारे में क्या अहकाम हैं। तो सबसे पहले जनरल फ्रेमवर्क फॉर सलम कॉन्ट्रैक्ट के उमूमी तरीक़ाकार क्या है सलम के लिए। तो इसमें पहली क्लॉज है, इट इज परमिसिबल टू इनिशिएट थ्रू निगोशिएशन सेवरल सलम कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिफरेंट पार्टीज। इसमें आपको इजाजत है कि एक वक्त में आप मुतअद्दिद पार्टियों के साथ, मुतअद्दिद लोगों के साथ आप सलम निगोशिएट करें। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुतअद्दिद पार्टियों से निगोशिएट करें एट अ टाइम, डिफरेंट लोगों के साथ सलम का कॉन्ट्रैक्ट उसको निगोशिएट कर सकते हैं। ईच ऑपरेशन विल एंड एट इट्स ड्यू डेट, कि जिसमें हर एक जो सलम है वो अपनी मुद्दत के बाद खत्म हो जाए। यानी हर पार्टी के साथ आपने अलग अलग सलम का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो खत्म हो जाएगा ड्यू डेट के बाद। उसकी एक ड्यू डेट होती है सलम की, उसके बारे में आप इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। इट इज ऑल्सो परमिसिबल टू ड्रॉ अप अ जनरल फ्रेमवर्क और अ मास्टर एग्रीमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग टू कंक्लूड सक्सेसिव सलम कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, आपकी नॉलेज में होगा कि इस्लामिक बैंक्स जब कोई भी फाइनेंसिंग करते हैं तो उसमें एक मास्टर एग्रीमेंट साइन करा। अगर आप मुराबा करना चाहते हैं तो मास्टर मुराबा एग्रीमेंट होता है, और अगर आप बहुत सारे केसेस में मास्टर इजारा एग्रीमेंट भी होता है, और अगर आप इस्तिस्ना करना चाहते हैं तो मास्टर इस्तिस्ना एग्रीमेंट भी होता है। तो इसी तरह से एक मास्टर सलम एग्रीमेंट भी हो सकता है। इसको मास्टर इसलिए कहते हैं कि ये एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं जा रहा, बल्कि ये बेसिकली आप जो फ्यूचर में सलम करने वाले हैं उसका, उसके टर्म्स कंडीशंस इसमें मेंशन होती हैं। इसमें कोई अलग से आप अभी कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं जा रहे, ये फ्यूचर के बारे में होता है कि आप किस तरह से, किन किन शराइत के साथ आप सलम करेंगे। ठीक है, इसी की बेस पर आप फ्यूचर में सलम करेंगे। ये आपका सलम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लें, जनरल फ्रेमवर्क कह लें, मास्टर एग्रीमेंट कह लें। ठीक है, ये मुख्तलिफ नाम आप इसको दे सकते हैं। ईच ऑफ विच विल टेक प्लेस एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। फ्यूचर में सलम कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर, जब जब आप करना चाहें, और खत्म भी अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। In this latter case, the transaction involved shall be concluded on the basis of a memorandum of understanding in which the contracting parties determine the framework of the contract
एंड इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज टू बाय एंड सेल। वो तमाम बातें जो मैं अभी ऊपर कर चुका हूँ, वो उन्हीं को ही दोहरा रहे हैं, बेसिकली कोई नई बात नहीं कर रहे। द पार्टीज शेल ऑल्सो डिटरमिन द क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द गुड्स, द मैनर ऑफ देयर डिलीवरी, द बेसिस फॉर डिटरमिनिंग द प्राइस एंड द मैनर ऑफ पेमेंट। बाद में जब आप एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो ये चीजें आप उस वक्त डिफाइन करें कि क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के लिए आप सलम कर रहे हैं, उन क्वांटिटी, उन सलम की जो मुस्लिम फी ही है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, आप किस तरह से डिलीवरी देंगे, ड्यू डेट क्या होगी, और इसकी प्राइस को किस तरह से आप डिटरमिन करेंगे, एंड द मैनर ऑफ पेमेंट, आप इसकी पेमेंट किस तरह से अदा करेंगे। देखें ये चीजें जो मास्टर एग्रीमेंट है उसमें मोटी मोटी ये चीजें तय हुई होंगी, ठीक है। उसमें जनरली इन चीजों को डिस्क्राइब किया गया होगा। लेकिन जब आप एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो असल कॉन्ट्रैक्ट तब मुनक्किद होगा। वैसे बाय द वे ये चीजें तो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनमें ये चीजें होती हैं, लेकिन आई डोंट नो उन्होंने इस सालम में स्पेशली इसका जिक्र क्यों किया है, क्योंकि यही चीज मुराबाहा में भी होती है नॉर्मली। द टाइप ऑफ गारंटीज एंड अदर प्रोस्पेक्टिव अरेंजमेंट शेल ऑल्सो बी स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम। इस पहले से आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, मास्टर एग्रीमेंट, उसमें गारंटीज और जो उसमें सिक्योरिटीज होंगी वो भी पहले से पे होंगी। एग्जीक्यूशन ऑफ ईच सलम कॉन्ट्रैक्ट में देन टेक प्लेस सेपरेटली एट द एप्रोप्रिएट डेट। इस मास्टर एग्रीमेंट की बुनियाद पर आप फ्यूचर के सलम्स आप अलग अलग एग्जीक्यूट करें। If the Salam contract is concluded on the basis of what was initially agreed in the memorandum of understanding, the content of the memorandum become part and parcel of the contract. अगर आप जब एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी बेसिस वही है जो कि शुरू में जो आपने मास्टर एग्रीमेंट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो एग्री किया था, तो ये जो कंटेंट है मास्टर का या मेमोरेंडम का, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है। जैसे नॉर्मली आपने अगर देखा हो, मुराबाहा अगर आप कर रहे हो, सलम तो खैर बहुत ज्यादा बैंक्स में नहीं होता, लेकिन अगर मुराबाहा की आप एग्जांपल ले लें, उसमें जब परचेज रिक्विजिशन आप साइन कराते हैं तो परचेज रिक्विजिशन में उसने रेफर किया होता है मास्टर एजेंसी एग्रीमेंट को या मास्टर मुराबाहा एग्रीमेंट को। डिक्लेरेशन में मास्टर मुराबाहा एग्रीमेंट को उसने रेफर किया होता है, या कोई खास क्लॉज उसमें रेफर करता है या अप्लाई करता है। तो उस सूरत में ये जो मास्टर में आपने जो चीजें तय की है ना, ये उसका पार्ट बन जाता है। दिस विल होल्ड true unless the parties agreed when the contract was concluded to exempt themselves from some of the obligations referred to in the memorandum of understanding। हाँ, ये हो सकता है कि अगर दोनों पार्टीज मिलकर कोई किसी चीज को एक्सेप्शन करार देने के भाई ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर लागू नहीं होगा, तो फिर तो ठीक है, म्यूचुअली एग्री हो सकता है। उसके बाद ये बात करता है फॉर्म ऑफ सलम कॉन्ट्रैक्ट। सलम कॉन्ट्रैक्ट में सलम के अक्ट के लिए कौन कौन से सीगे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सीगे से मुराद कौन कौन से वर्ड जो कि उसके ईजाब व कबूल पर दलालत करते हो, वो कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे। तो उसमें ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम मे बी कंक्लूडेड यूजिंग द वर्ड सलम और सलम। आप कॉन्ट्रैक्ट में चाहे वर्बल कर रहे हो चाहे इन राइटिंग कर रहे हो, सलम या सलफ के वर्ड्स लिखें, या आप एक सेल का वर्ड लिखें, जिससे ये मालूम हो जाए कि आप बेसिकली सलम कर रहे हो, जिसमें आपकी जो सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी है वो डेफर्ड बेसिस पर हो और पेमेंट एडवांस में हो, ठीक है। अगर ये चीज इस पर दलालत कर रही है, आपके अल्फाज इस चीज पर दलालत कर रहे हैं, तो इट्स एनफ, आप कोई भी लफ्ज ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्लॉज 3 में सब्जेक्ट मैटर ऑफ सलम। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सलम यानी कि सलम का मौजू, मौजू है सलम, सलम का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होगा। देखिए सब्जेक्ट मैटर दो चीजों से मिलकर बनता है, कि या तो एक तो वो खुद जिसको कहते हैं ना, कि जिसको आप सब्जेक्ट, जो जिसको आप कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर जिसको कहते हैं, मबी जिसको कहते हैं, तो सब्जेक्ट मैटर में एक ये चीज आ जाती है और दूसरा उसकी प्राइस आ जाती है, ठीक है। ये दोनों चीजें इस सेक्शन में डिफाइन करेगा। सबसे पहले कैपिटल ऑफ सलम की बात करें, कैपिटल ऑफ सलम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कंडीशंस, यानी कि जो सलम का कैपिटल है यानी रासुल माल, जिसको कैपिटल ऑफ सलम को कहते हैं रासुल माल, उसकी क्या कंडीशंस है। इट इज परमिसिबल फॉर द कैपिटल ऑफ सलम टू बी इन द फॉर्म ऑफ फंजिबल गुड्स, कि जो सलम का कैपिटल है, जो कीमत है, यानी कि कैपिटल ऑफ सलम का मतलब कीमत है, जो सलम की कीमत आप तय कर रहे हैं वो है, रासुल माल से मुराद कैपिटल ऑफ सलम है। तो वो फंजिबल गुड्स हो सकते हैं, फंजिबल गुड्स होने की इजाजत दी गई है,
क्या मतलब है फंजिबल गुड्स का, कोई बताएगा? एनीवन? सर जो चीजें प्रोड्यूस हो उनको कहा जाता है। सर जो जो चीजें काउंट, प्रोड्यूस, जो काउंट वेट और मेजर हो सके। काउंट वेट मेजर। ओके। जी शबी, आप कुछ कह रही हैं? सर ऐसी चीजें जो जो सिफात की बुनियाद पर मतलब मुअय्यन हो। सिफात की बुनियाद पे मुअय्यन हो। ठीक है। किसी हद तक, किसी हद तक तस्लीम किया जा सकता है, किसी हद तक तस्लीम नहीं भी किया जा सकता। शबी, आप बताएं। सर यही चीज जो आप जो चीजें आप बता सकें कि तुम्हें ये खूबी हो तो तबादले के तौर पे यूज होती है। अ, यानी जरे जरे मुबादला की होता है, उसको फंजिबल गुड्स। जैसे पुराने जमाने में अभी जो है वो ये होता था कि आप कोई चीज के बदले में आप देते थे तो उसका जो चीजें जो कैश के अलावा। ओके। देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंजिबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको आप उर्दू में या शरी टर्म में जिसको मिसलियात कहते हैं। मिसली चीजें, मिसली चीजें यानी फंजिबल गुड्स। फंजिबल गुड्स का मतलब वो गुड्स हैं जिनको आप अगर डिवाइड करें ना छोटे छोटे हिस्सों में, तो वो आपस में एक जैसे हों। इनके अज्जा बिल्कुल एक जैसे हों। मसलन गंदुम है, गंदुम के अज्जा अगर आप हर गंदुम को अलग अलग करें तो वो दूसरे गंदुम से मुमासलत रखेगा, उसकी सिमिलैरिटी होगी दूसरे गंदुम के साथ। तो इसको कहते हैं मिसली। इन अशिया को कहते हैं मिसली, जिसकी मिसल मौजूद हो बाजार में, यानी इस जैसी मिसल पड़ी है। आप गंदुम लेना चाहें, किसी भी क्वालिटी का गंदुम आपको बाजार से मिल जाएगा। ये आप जो मुझे गंदुम दे रहे हैं, ये इसमें कोई ऐसी कोई खास बात तो नहीं है ना कि जो अवेलेबल नहीं, जैसी और कोई चीज अवेलेबल ना हो। तो ये जैसी चीजें मौजूद हैं, इसको कहते हैं मिसली। इसके बरक्स दूसरी चीजें होती हैं टीमी, टीमियात जिनको कहते हैं। टीमियात वो अशिया होती हैं कि जिनके अज्जा को आप अगर अलग अलग कर देना तो हर जुज दूसरे से डिस्टिंक्टिव हो, दूसरे से बिल्कुल अलग हो। मसलन जानवर, आप जानवर की खरीदो फरोख्त करते हैं तो जानवर टीमी है, जानवर मिसली नहीं है। क्योंकि हर जानवर अपनी क्वालिटीज में बिल्कुल यूनिक होता है। इसके अगर आप अज्जा करें, हाथ अलग करें, सर अलग करें, पैर अलग करें, तो हर जुज दूसरे से सिमिलैरिटी भी नहीं रखता। और बिल्कुल इसी जैसा जानवर, क्योंकि हर जानवर अपनी जगह यूनिक होता है, उसकी अपनी एज होती है, उसकी अपनी सिफात होती हैं, उसकी अपनी एक कीमत होती है। हो सकता है कि दोनों जानवर एक ही नस्ल के हों लेकिन दोनों की कीमतों में फर्क हो, दोनों की मतलब उम्रें भी यकसा हों लेकिन कीमत अलग अलग लगे मार्केट में। तो इनको कहते हैं कीमिया। इसी तरह से आपकी जो प्रेशस स्टोन्स हैं, जिनको देखकर कीमत तय की जाती है, उसकी अपनी कोई, आप ये नहीं कह सकते कि अतीक इतने रुपए किलो, आप उसके बारे में ये चीज नहीं कह सकते। हर अतीक अपनी जगह यूनिक है, उसको देखा जाता है, उसको परखा जाता है, उसकी कटिंग देखी जाती है। तो हर पत्थर अपनी जगह एक अलग वैल्यू रखता है। तो ये दो चीजें अपने जहन में बिठा लें कि बाज चीजें मिसलियात में होती हैं, बल्कि मेजोरिटी आपकी चीजें मिसलियात में होती हैं, और बाज चीजें आपकी कीमियात में होती हैं। तो जो मिसलियात होती हैं उसको अंग्रेजी में फंजिबल गुड्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल ऑफ सलम से मुराद सलम की कीमत है। सलम का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, जिसको मुस्लिम 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 फी ही जिसको कहते हैं, उसके बारे में अलग से आएगा। यहाँ पे प्राइस के बारे में बात हो रही है। जो सलम की प्राइस है, जिसको कैपिटल ऑफ सलम यहाँ पे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड में कहा गया है, और जिसको अरबी में अब रासुल माल कहते हैं, सलम का रासुल माल। तो जो प्राइस है सलम की या कैपिटल है, वो फंजिबल गुड्स की सूरत में भी हो सकता है। यानी कि आप वीट रख लें उसकी कीमत, या आप चीनी रख लें, चावल रख लें, तो ये उसकी कीमत हो सकती है। कीमत जरूरी नहीं कि कैश में अदा हो। आजकल तो खैर ये तस्वुर करना थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन किसी जमाने में बड़ा कॉमन हुआ करता था। आजकल हर चीज का मुतबादिल आपके पास कैश की सूरत में अवेलेबल है, हर चीज आप कैश में खरीद लेते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी परमिसिबिलिटी की बात कर रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में ये भी इन्होंने लिखा है, इन विच केस द पार्टीज मस्ट मेक श्योर दैट दे डू नॉट फॉल इनटू रिबा। बताएं भाई, यहाँ पर सलम, अगर इस सूरत में अगर आप सलम करें तो इसमें रिबा कैसे आ सकता है? सर वो सर ये तो रिबॉल ये फजल है, रसूल की हदीस। रिबॉल हदीस फजल। रसूल रसूल आ जाता है। जिन्स एक में एक हो तो फिर ज्यादा नहीं हो। बिल्कुल ठीक है, आप सबने बिल्कुल सही कहा, रिबल फजल चूंकि यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। अगर आप फर्ज करें कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मुस्लिम फी ही है, वो भी वीट है, और यहाँ पर आप जो प्राइस बना रहे हैं कैपिटल ऑफ सलम, वो भी वो है, क्या कहते हैं, वीट है। तो वीट और वीट का तबादला ये कर रहे हैं आप, तो इस सूरत में इसकी इजाजत नहीं है। और इसकी मजीद डिटेल है, रिबल फजल की बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो इसने इतना यहाँ पर जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप इतना जहन में बिठा लें कि अगर आप कैश के अलावा कोई और कमोडिटी प्राइस रख रहे हैं, तो फिर ख्याल रखें कि वो जो आगे मुस्लिम फी ही है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो जरा डिफरेंट होना चाहिए, काइंड में भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पर दो डिफरेंट कमोडिटीज हैं लेकिन दोनों को वजन किया जाता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी रिबा आ जाता है अगर उधार का मामला हो। चूंकि ये उधार का मामला है, जो सिमिलर गुड्स की जो शर्त है, वो जो यदन बी यदिन, यानी हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन में है। जहाँ उधार का मामला आ जाए तो एक जैसी अगर आप हैं, चावल और गंदुम का भी आपस में मना किया जाता है। खैर उसकी काफी डिटेल है, उस पर हम इतना नहीं जाएंगे। द कैपिटल में ऑल्सो भी आइटम्स ऑफ मटेरियल वैल्यू सच एज लाइफ स्टॉक। तो आप कैपिटल जो है वो कीमियात को भी बना सकते हैं, वो अशिया जिनकी जिनकी मतलब जो अपनी जगह यूनिक हो, जिनकी मिसल मार्केट में मौजूद ना हो। यानी कि इसके लिए आप लाइफ स्टॉक मतलब कीमत के तौर पर आप बकरी भी दे सकते हैं, भैंस भी दे सकते हैं। आप ये कहें कि ये भैंस जो है मैं तुम्हें अदा करता हूँ, तो तुम इसके बदले में मुझे चावल इतने मन प्रोड्यूस करके दे देना फ्यूचर की डेट में। तो ये भी सलम है, बिल्कुल जायज है। आप भैंस के बदले में आप खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं जो कि फ्यूचर में जो प्रोड्यूस होगा, ये बिल्कुल जायज है। ठीक है, ये रूरल एरियाज में ये पॉसिबल होती है ये चीजें। बहरहाल स्टैंडर्ड तो एक ओवरऑल जनरल से बात करता है, तो इसलिए ये सारी चीजें यहाँ पे जिक्र करा है। इट इज ऑल्सो परमिसिबल फॉर इट टू बी इन द फॉर्म ऑफ जनरल यूज ऑफ फैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर से। अब आपकी तवज्जो की जरूरत है यहाँ पे। अब वो थोड़ी सी बात समझने वाली कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा भी मुमकिन है कि जो आपका कैपिटल ऑफ सलम है, रासुल माल, ये एसेट के यूज ऑफ रक की सूरत में भी हो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो खरीदार है, वो अपना कोई एसेट दे रहा है जिसको सेलर उसको इस्तेमाल करेगा, उसके यूज ऑफ रक उसको बेच दिए। यानी बेसिकली वो यूज ऑफ रक बेच रहा है। खरीदार जो है वो कीमत बाकायदा कैश में अदा करने के बजाय, किसी गुड्स में करने के बजाय, किसी यूज ऑफ रक में कर रहा है, उसका यूज ऑफ रक बेच रहा है सेलर को। इफ यू रिमेम्बर, हमने बात की थी कि जो इजारा है बेसिकली ये सेल ऑफ यूज ऑफ रक है, यूज ऑफ रक की सेल है। तो वो यूज ऑफ रक की सूरत में भी कीमत अदा कर सकता है। यानी कि अपनी गाड़ी दे दे या अपना घर दे दे रहने के लिए 1 साल के लिए, और उसके बदले में वो चावल खरीद ले, 10 मन चावल खरीद ले, जो कि फ्यूचर की डेट में कहीं डिलीवरी आएगी। ठीक है, तो ये जायज है उसके लिए। वो यूज ऑफ रक की सूरत में भी उसकी कीमत अदा कर सकता है, सच एज लिविंग इन अ हाउस और हैविंग द यूज ऑफ एन एयरक्राफ्ट और अ शिप फॉर अ सर्टेन पीरियड। In such a case, when a party is granted access to the user fund through delivery of the asset, this is regarded as immediate receipt of the salam capital। क्या मतलब हुआ? कोई ट्राई करेगा ये? थोड़ा सा समझने वाला है बारह, लेकिन कोई ट्राई करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। ये जो आखिरी में बात की गई है, इन सच अ केस, ये कोई अगर एक्सप्लेन कर दे। सर सलम में किसी भी शर्त है कि आपको जो मतलब पैसे देना ना, राशि जिस चीज के बदले में राशि माल आपको जो हो वो
फॉरन स्पॉट पे हो, एडवांस पेमेंट हो, तो अगर आप पेमेंट कैश में नहीं कर रहे, आप को यूजर तक दे रहे हैं ऐसे, आप उसका सेल कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएट उसको वो देना है, राइट, उसको फॉरन देना है सजेशन उसको, तब जाके वो सलम कैपिटल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सलम कैपिटल में शर्त है कि वो एडवांस को स्पॉट हो, पूरा का पूरा हो एक साथ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सलम में चूंकि प्राइस एडवांस में पे की जाती है, तो जब आपने प्राइस रखी है यूज ऑफ फंड की सूरत में, तो आपको यूज ऑफ फंड को तहवील में दे देना चाहिए इमीडिएटली। इमीडिएटली उसको तहवील में दे देना चाहिए। वो तहवील में देने से मुराद ये कि आप पोजीशन दे दें उस एसेट का सेलर को, ताकि उसको यूज ऑफ फंड मुंतकिल हो जाए प्राइस के तौर पर। ठीक है। तो चूंकि सलम की कंडीशन है कि वो 100% अपफ्रंट हो, इसलिए आपको एसेट शुरू में ही देना जरूरी है, जहां पर आप उसका यूज ऑफ फंड की सूरत में उसकी प्राइस को मुअय्यन कर रहे हैं। फिर अगली क्लॉज में कहता है द कैपिटल ऑफ सलम शुड बी मेड नोन टू द टू पार्टीज इन अ मैनर दैट रिमूव्स ऑल अनसर्टेनिटी एंड एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट। कि सलम की प्राइस इस तरह से मुकर्रर की जाए कि जिसमें गरर का शाइबा खत्म हो जाए, अनसर्टेनिटी का शाइबा खत्म हो जाए, और डिस्प्यूट की कोई पॉसिबिलिटी ना रहे, यानी उसकी जो प्राइस है वो क्लियरली मेंशन हो। इन इन प्रिंसिपल द कैपिटल ऑफ सलम शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। उसूली तौर पर देखें, जो सलम का कैपिटल है, जो सलम की प्राइस है, वो कैश में होनी चाहिए। ठीक है, उसूली तौर पर, गो के जरूरी नहीं है, लेकिन ओवन कैश में होनी चाहिए। उसूली तौर पर आप कहें तो कैश में ही होती है। इन दिस केस द करेंसी ऑफ पेमेंट, द अमाउंट एंड द मैनर ऑफ पेमेंट शेल बी क्लियरली डिफाइंड। तो उस सूरत में आपका जो जिस पेमेंट में, जिस करेंसी में आप पेमेंट कर रहे हैं, और कितनी पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं, ये सब क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इफ द कैपिटल ऑफ सलम इज इन द फॉर्म ऑफ फंजिबल्स, हमने कहा ना कि फंजिबल यानी मिसलियात की सूरत में भी आप कैपिटल दे सकते हैं, उसकी सलम की प्राइस आप मुकर्रर कर सकते हैं। देन द काइंड, टाइप, स्पेसिफिकेशंस एंड क्वांटिटी ऑफ दीज शैल बी क्लियरली डिफाइंड। वाज़ेह सी बात है, ताकि आप गरर से बच सकें। ये फंजिबल की डेफिनेशन नीचे आ रही है, आप देखें उसमें उन्होंने फुट नोट दी है और नीचे फंजिबल की डेफिनेशन की है। ये आप देख लीजिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगले क्लॉज को देखें, 3(1)(3). द कैपिटल इन अ सलम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी पेड इमीडिएटली एट द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। मजलिस अक्द में सलम कैपिटल की कंप्लीट पेमेंट जरूरी है। सेलर और बायर एक जगह पर इकट्ठे हुए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, या कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए, वर्बली या इन राइटिंग जो भी है, तो वहां पर उसी मजलिस अक्द में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जैसे ही तय हो जाए कि ये प्राइस है और ये आपने मुझे फ्यूचर में प्रोवाइड करने हैं सर्टन गुड्स, तो उसी वक्त ही आप जो जो बायर है वो फौरन पेमेंट कर दे कैपिटल ऑफ सलम की। ठीक है, सलम कैपिटल असल माल की, उसके प्राइस की फौरन पेमेंट कर दे। ये बुनियादी शर्त है, सलम की बुनियादी शर्त है कि 100% एडवांस में पेमेंट कर दी जाए। अगर आप 100% पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सलम ठीक नहीं है। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। However, as an exception to this ruling, payment may be delayed for 2 or 3 days at most। यानी आप ये कर सकते हैं कि चले आप फौरन अदा ना करें, मतलब है तो जरूरी है कि आप फौरन अदा करें। तो अगर थोड़ा सा डिले आ रहा है, जैसे कि आपको फंड ट्रांसफर करने में टाइम लग रहा है, या कोई और इस तरह की चीजें जो माकूल कोई रीजन के साथ है, तो आप तकरीबन इन्होंने कितना टाइम दिया है, 2 to 3 days तक आप डिले कर लें, तो इसमें इसको डिले नहीं कहते। नॉर्मली देखें उर्फ में इसको डिले नहीं कहते। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, हमने करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था, करेंसी के स्टैंडर्ड में भी हमने देखा था कि वहां पर भी बात की गई थी कि अगर डिले आ जाए, वैसे तो वहां पर भी जरूरी है ना कि फौरन मजलिस अक़्द में सब्जेक्ट मैटर पर भी और कीमत पर भी कब्जा कर लिया जाए, लेकिन वो उन्होंने ये कहा था कि पेमेंट में अगर थोड़ी सी ताखीर होती है कि जो उर्फ में नॉर्मली कंसिडर नहीं किया जाता, तो कोई इशू नहीं। तो सलम की सूरत में भी नॉर्मली अगर आप डील कर रहे हैं कई महीनों के लिए, अगर 1-2 दिन की ताखीर आपकी पेमेंट में हो जाए, तो ये आपको स्टैंडर्ड उसके अलावा उसको अलाउ कर रहा है। इवन इफ सच अ डिले, शॉर्ट डिले हैज बीन स्टिपुलेटेड अर्लियर, चाहे आपने ये पहले से क्यों ना मेंशन कर दिया, दिस विल नॉट अफेक्ट द
salam contract provided that the period of delay is not equal to or greater than the delivery period for al muslim fee. अल मुस्लिम फीही से मतलब सब्जेक्ट मैटर मुराद है, जो मबी है वो मुराद है मुस्लिम फीही से। तो वो कह रहा है कि ये जो डिले है, एक दिन का, दो दिन का, ये आपके जो डिलीवरी का पीरियड है, जो सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी का पीरियड है, उससे ज्यादा या बराबर ना हो। यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर की डिलीवरी है ये 2 दिन के बाद आ रही हो, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, ठीक है, तो ये शॉर्ट डिले टॉलरेबल है, एक्सेप्टेबल है। फिर आगे कहते हैं टू इट इज नॉट परमिटेड दैट अ डेट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द कैपिटल ऑफ सलम। ये थोड़ा सा तवज्जो तलब क्लॉज है कि डेट को आप कंसिडर नहीं कर सकते कैपिटल ऑफ सलम के तौर पे, प्राइस के तौर पे, सच एज यूजिंग एज द कैपिटल ऑफ सलम लोन। अच्छा, डेट को क्यों नहीं कर सकते? आपके जहन में क्या वजह आ सकती है कि डेट को क्यों नहीं? क्योंकि डेट 12, वो ये यहाँ तक भी कह रहा है कि अगर सेलर का मतलब सेलर ऑलरेडी बायर पर कोई डेट ओ करता हो, यानी कि जो बायर है उसने ऑलरेडी सेलर को कोई अमाउंट देनी हो, कोई डेट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ उस पर, उसने अमाउंट ऑलरेडी देना हो, तो वो तो वैसे ही सेलर के पास वैसे ही पेमेंट पहुंचनी है। तो डेट को क्यों नहीं आप शामिल कर सकते? क्यों इसको आप प्राइस के तौर पर नहीं ले सकते? जी, तो बताएगा। मुश्किल सर सवाल है। इसकी सर बेसिक शायद इसकी बेसिक चीजें कंडीशन है फ्यूचर ना कि पेमेंट एट एडवांस होगी। और फ्यूचर में ठीक। मतलब उसकी डेट जो होता है वो फ्यूचर में मिलेगा, अभी आपके पास ऑन स्पॉट नहीं है। देखिए, ऑन स्पॉट वाली बात तो है, लेकिन जब आप डेट को आप कंसिडर करें तो डेट तो वो उसी वक्त दे रहा है ना आपको, बेसिकली डेट अपना बेच रहा है, डेट बेच रहा है उसके एवज, कोई फ्यूचर डिलीवरी के एवज। तो ये एडवांस पेमेंट का इतना मसला नहीं है, यहाँ पर मसला आता है बेउल काली बिल काली का, बेउद्दैन बिल देन का। क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऑलरेडी जिसको कहते हैं ना कि एक देन है, फ्यूचर में कोई चीज आपने डिलीवर करनी है। अब आप प्राइस ऐसी चीज रख रहे हैं कि जो खुद देन है, जो देन है इटसेल्फ देन है, आप प्राइस में देन को आप प्राइस बना रहे हैं। तो देन को देन की बस बेचना बेउल काली बिल काली होता है, बेउद्दैन बिल देन होता है, जो कि शरई तौर पर बिल इत्तेफाक मना है, बिल इत्तेफाक जायज नहीं है। ठीक है, इस वजह से आप डेट को प्राइस नहीं बना सकते, चाहे वो डेट बायर का सेलर पर क्यों ना हो, मतलब बायर डेटर क्यों ना हो सेलर का, उस सूरत में भी आप डेट को बतौर प्राइस नहीं ले सकते। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हो सकता है कि आपके लिए क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें आ जाए। अब अगली जो जी मुझे भी क्लॉज थोड़ा है सा वो याद आ रहा है मुस्लिम कि फीही के ये मुतालिक। जी। सर मुझे भी थोड़ा याद आ रहा है कि इस तरह का एक क्लॉज, तो इस तरह का एक एफसीक्यू आया था। रूट मतलब मुराब, या ये याद नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट था, लेकिन ये याद है कि ये कैपिटल बन सकता है या नहीं, ये इस जी तरह बिल्कुल कुछ आ में सकता आया है, था। देखें ये इस तरह की चीजें जो आपके कंसेप्ट को टेस्ट करती हैं। अगर यही पॉइंट आ जाए तो आपके, देखा जाए तो दो कंसेप्ट तो खुद ब खुद टेस्ट हो जाएंगे। आपका सलाम का कंसेप्ट टेस्ट हो जाएगा, दूसरा बेउद्दैन बिद्दैन या बेउल काली बिल काली का कंसेप्ट आपका चेक हो जाएगा। तो एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं आराम से ये लोग। आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन भी दें कि जो इस तरह से आपकी डुअल चीजों को या मोर देन टू कंसेप्ट्स को एक साथ एक ही क्वेश्चन में, एक ही एमसीक्यू में ये एड्रेस कर सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चले आगे चलते हैं, मुस्लिम फीही की बात कर रहे हैं आप। इससे पहले रासुल माल की बात कर रहा था, सलम प्राइस की बात कर रहा था, सलम कैपिटल की बात कर रहा था। अब सलम के सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है, जिसको मुस्लिम फीही कहते हैं। तो मुस्लिम फीही देखते हैं क्या क्या यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सलम कॉन्ट्रैक्ट्स आर परमिटेड फॉर फंजिबल गुड्स। अच्छा, वहां पर पीछे बात हो रही थी कीमत की, कैपिटल ऑफ सलम की, यहाँ पर बात हो रही है मुस्लिम फीही की, कि मुस्लिम फीही यानी सब्जेक्ट मैटर आपका फंजिबल गुड्स भी हो सकते हैं, लाइक दोज दैट मे बी वेड मेजर और काउंटेड।
the article of which do not differ in any significant manner provided that no riba ensues. ये क्या लफ्ज लिखा है? I don't know. Ensues है, ensues है, क्या है? कोई अंग्रेजी दान है यहाँ पर जो कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन बता सके? चले जो भी है, बहरहाल मतलब तो आपके जहन में आ गया कि ये आप कोई भी ऐसे गुड्स को आप सलम में मुस्लिम मुस्लिम फी ही बना सकते हैं कि जिसमें रिबा का फिर शायबा ना हो। आपकी कीमत जरा इस तरह की हो, आपका सब्जेक्ट मैटर और कीमत इस तरह से डिफरेंट हो कि इनमें रिबा का उनसर, रिबल फजल का उनसर ना आए। अगली क्लॉज में कहते हैं अमंग द आइटम्स फॉर विच वेरिएशन इन नंबर्स मेक no difference are the products of companies that manufacture goods in approximate units that are identified by trademark standardized specification। वो ये कह रहे हैं कि देखें, जरूरी नहीं कि बिल्कुल आपके जहन में फंजिबल का कंसेप्ट आए या कोई और कंसेप्ट आए, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो भी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि मुख्तलिफ कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं, जैसे मिल्क पैक है। मिल्क पैक देखें एक खास पैकिंग में आती है, या फर्ज करें कि चॉकलेट्स हैं जो